हाँ विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट 5th जिसका नाम सरफेस केमिस्ट्री है या जिसे पृष्ठ रसायन कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। तो आइए आज अपने पेन और कॉपी के साथ आप लोग वीडियो को देखने के लिए बैठिए और अपनी तैयारी सुनिश्चित करिए। इस चैप्टर से करीब 5 अंक से 7 अंक के प्रश्न जो है परीक्षा में आते हैं। तो इन अंकों को प्रिपेयर करने के लिए, हाँ दोस्तों, ये अंकों को एकदम कंफर्म करने के लिए कि ये अब हमारे हो जाएं, इसके लिए, इस उद्देश्य से हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो आइए अपने पेन और कॉपी के साथ शुरू करते हैं। हर चैप्टर की भांति इसमें भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आखिर क्या है आपका ये पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री? तो सरफेस केमिस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज लाइक दिस: द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of chemical or physical phenomena occurring at the surface or interface of solid or liquid is called surface chemistry। जी हाँ, ये भौतिक रसायन की क्या है, एक शाखा है। कौन? पृष्ठ रसायन। ये आपका पृष्ठ रसायन भौतिक रसायन की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत, देखिए मैं आपको हिंदी में भी इसकी स्लाइड दिखा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत किसी ठोस अथवा द्रव की सतह पर होने वाले भौतिक या रासायनिक प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही पृष्ठ रसायन कहा जाता है। देखिए जैसे ये हमारा कोई बीकर है और इस बीकर में हमने ये कोई ठोस ले लिया है और एक ये हमारा दूसरा बीकर है जिसमें हमने कोई लिक्विड ले लिया है। तो लिक्विड यानी द्रव, तो द्रव की इस सतह पर होने वाले जितने प्रक्रम हैं या ठोस की इस सतह पर, जहाँ मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, ये ठोस की इस सतह पर जितने भी प्रक्रम भौतिक या रासायनिक वो होने वाले जो प्रक्रम हैं, उन्हीं का अध्ययन जिस ब्रांच में आप करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? पृष्ठ रसायन। राइट। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो अब देखते हैं कि इस चैप्टर में कितने पार्ट हैं। तो साथियों, इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में हम इसे पढ़ेंगे। एक तो है आपका ये एडजॉर्प्शन, जिसे आप कहते हैं अधिशोषण। लिसन टू मी केयरफुली, ये है आपका अधिशोषण। क्या है ये? अधिशोषण। और ये है भैया ये कैटालिसिस यानी उत्प्रेरण। उत्प्रेरण है दूसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट है कोलाइडल स्टेट यानी कोलाइडी अवस्था। क्लियर है ना? एकदम चीज़ों को एकदम पूरा एकदम क्लियर करते हुए आगे बढ़िए। अधिशोषण, उत्प्रेरण और कोलाइडी अवस्था 3 पार्ट में ये चैप्टर आपका डिवाइड है और एक एक करके हम हर पार्ट को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लेते हैं इस पहले पार्ट को जिसका नाम एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण है। तो व्हाट इज अधिशोषण यानी व्हाट इज एडजॉर्प्शन? तो आइए देखते हैं अधिशोषण क्या है। अधिशोषण बहुत सिंपल, किसी ठोस की सतह पर गैसीय अणुओं या घुलनशील अणुओं का इस ठोस की सतह पर, ये जैसे ठोस ये सतह है, ये सब गैसीय अणु हैं या घुलनशील अणु हैं। तो ठोस की सतह पर आकर्षित होकर के और अटैच हो जाने के बाद सतह पर सांद्रण बढ़ा लेने की जो घटना है उसे ही बोलते हैं अधिशोषण। बात को क्लियर आप एकदम स्पष्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए अधिशोषण, जैसे आपसे कोई पूछा कि व्हाट इज एडजॉर्प्शन, अधिशोषण क्या है, तो आप कहिए किसी ठोस की सतह पर, किसी ठोस की सतह पर गैसीय अणुओं या घुलनशील अणुओं का आकर्षित होकर उसकी सतह पर सांद्रता को बढ़ा लेना ही क्या है? अधिशोषण या एडजॉर्प्शन है। ठीक है। देखिए अगर कोई लिक्विड की सतह है तो उस पर गैस के अणु अधिशोषित हो सकते हैं। ठीक है, गैस के अणु ओनली। लेकिन अगर कोई ठोस है दोस्तों, तो ठोस की सतह पर गैसीय अणु भी और घुलनशील अणु भी अधिशोषित हो सकते हैं। बात को ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम ये एक बीकर लिए और इस बीकर में स्याही भर लिए ब्लू कलर की, ब्लू इंक है, और इस ब्लू इंक में हम कोई चाक का टुकड़ा, जैसे चाक इस प्रकार होती है, चाक इस प्रकार की पेंसिल चाक को डुबो दें तो क्या होता है, इसके ऊपर स्याही का एक लेयर लग जाता है। आप देख लेंगे तो यही क्या आपका अधिशोषण है। यही आपका एग्जाम्पल जो है वो क्या अधिशोषण, आप मनन करिए, ये अधिशोषण। जैसे मान लीजिए कोई जार है और इस जार में गैस भरी हुई है और हम इसमें सक्रियत चारकोल, एक्टिव चारकोल डाल दें तो गैस का दबाव कम हो जाता है, क्योंकि जो गैस के अणु हैं, गैसीय अणु, वे अपने स्थान से मूव करके
अपने स्थान से चलकर आकर्षित होकर के इस सक्रियत चारकोल की सतह पर कंसंट्रेट हो जाते हैं, अपनी सांद्रता को बढ़ा लेते हैं, तो इसका दबाव जो है वो घट जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अधिशोषण के, आगे हम इसकी बात करेंगे डिटेल में, एक एक चीज़ को आप देखेंगे। तो चलिए इस खंड के सभी टर्म का मतलब शब्दावलियाँ, उनको हम थोड़ा समझ लेते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं जो ज़्यादातर यूज में आएंगे, तो उनका क्या मतलब है। तो एडजॉर्प्शन तो आप तो समझ गए हैं, इस आशा के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। ये एक वर्ड है एडजॉर्बेट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अधिशोष्य। क्या कहते हैं? अधिशोष्य कहते हैं। तो अधिशोष्य क्या होता है? वह पदार्थ, बहुत सिंपल सुनिए, वह पदार्थ जिसके अणु किसी ठोस की सतह पर अधिशोषित हो रहे हैं, वे क्या होते हैं? अधिशोष्य या एडजॉर्बेट। ठीक है। और जिसकी सतह पर दोस्तों अधिशोषित हो रहे हैं वो होता है आपका एडजॉर्बेंट, या जिसे आप कहते हैं अधिशोषक। ठीक है, अधिशोषक यानी जिसकी सतह पर, जिस ठोस की सतह पर अधिशोष्य के अणु अधिशोषित हो रहे हैं वो आपका अधिशोषक है। ठीक है ना। और जो अधिशोषित हो रहे हैं वो अधिशोष्य है। जो आपकी ये प्रक्रिया है अधिशोषित होने की, वो आपका अधिशोषण है। ठीक है ना। तो प्रक्रिया अधिशोषण, और वे पदार्थ जो अधिशोषित हो रहे हैं वो अधिशोष्य, और वे पदार्थ की बात हो रही जिसकी सतह पर अधिशोषण हो रहा है वो अधिशोषक। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड और है मिलता जुलता, जिसे बोलते हैं अवशोषण। आप अंग्रेजी में देख रहे हैं लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन देखिए यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या डी, ये एब्जॉर्प्शन है और ये एब्जॉर्प्शन है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? देखिए जब किसी अधिशोष्य के अणु, यानी जब ये गैसीय अणु या घुलनशील अणु सतह से होते हुए अंदर बल्क एरिया में भी समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो ये प्रक्रिया हो जाती है अवशोषण, और इस ठोस को फिर बोलेंगे अवशोषक। ठीक है। और इन अणुओं को बोलेंगे अवशोष्य। बात क्लियर है? बहुत सिंपल है। तो आप ये हो गया। अब देखिए एक वर्ड और है जिसे बोलते हैं डिजॉर्प्शन। थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो डिजॉर्प्शन को जान लीजिए दोस्तों। डिजॉर्प्शन क्या है? डिजॉर्प्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, सुन रहे हैं ध्यान से। ये अधिशोषण का ठीक विपरीत है, यानी ये आपका जो अधिशोषण है ना, इसका विपरीत, इसका उल्टा क्या होता है? डिजॉर्प्शन, या जिसे आप हिंदी में कहते हैं विशोषण। क्या कहते हैं? विशोषण। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखिए, जो गैस के अणु थे या फिर घुलनशील अणु थे, वे आकर्षित होकर ठोस की सतह पर अपना सांद्रण बढ़ा रहे थे, अटैच होकर के अपनी सांद्रता को इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन अब विशोषण में अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे होगा? ये जो सांद्रित सतह पर, ये जो सतह है जिस पर सांद्रित हैं कौन? अधिशोष्य के अणु, वे दूर जाएं। कहाँ? सतह से। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? विशोषण। आगे देखिए, आगे फटाफट ये देखते हैं। एक वर्ड है क्या? एडजॉर्प्शन, और दूसरा क्या है? एब्जॉर्प्शन, यानी अधिशोषण और अवशोषण। अगर इन दोनों को भाई मिला देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, तो एक वर्ड और यहाँ पर आता है जिसे आप कहते हैं शार्पशन या जाप्शन, जो भी आप बोल दे, और हिंदी में कहते हैं शोषण। तो शोषण भाई है क्या? शोषण इज जस्ट इक्वल टू एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। यानी शोषण जो है अधिशोषण और अवशोषण का सामूहिक नाम है। अगर कहीं पर अधिशोषण भी हो रहा है और अवशोषण भी हो रहा है तो इसको सामूहिक रूप से शोषण कहते हैं। ठीक है। एक चीज और, इस सतह को, जिस सतह पर अधिशोषण हो रहा है उस सतह को भैया कहते हैं, उस सतह को कहते हैं अंतरापृष्ठ। क्या कहते हैं? अंतरापृष्ठ, इंटरफेस। ठीक है। तो इंटरफेस भी आप जान लीजिए। आगे देखिए, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण के प्रकार। तो अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ फटाफट स्लाइड के माध्यम से। देखिए, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। देयर आर टू टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन मित्रों। दो प्रकार के अधिशोषण होते हैं, एक होता है भौतिक अधिशोषण और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा? देखिए, भौतिक अधिशोषण और दूसरा क्या? रासायनिक अधिशोषण। मैं बहुत सिंपल आपको बता दे रहा हूँ। ऐसा अधिशोषण जिसमें
अधिशोष के अणु अधिशोषक की सतह से, ये अधिशोषक अणु है और ये अधिशोषक, तो इसकी सतह से अगर ये जुड़ रहा है तो वो वान डर वाल बल हो। कौन सा बल? वान डर वाल्स बल से अगर वो जुड़ रहा है, अटैच हो रहा है, तो ऐसे एडजॉर्प्शन को बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन या भौतिक अधिशोषण। क्लियर? और अगर वान डर वाल बल होता क्या है, ये थोड़ा देख लीजिए। ये एक क्षीण बल होता है, बहुत ही दुर्बल बल होता है। ठीक है, जब बहुत ही क्षीण बंधों से जब ये अधिशोषक के अणु अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होते हैं तो वो फिजिकल होता है। और अगर रासायनिक बंधों के जैसे प्रबल बल से जब अधिशोषक के अणु अधिशोषक की सतह से जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। क्लियर? आप ये जान लीजिए फटाफट कि डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो एडजॉर्प्शन में निगेटिव में होती है। वाई? क्यों? क्योंकि एडजॉर्प्शन जो होता है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा फेंकी अभिक्रिया, ऊष्मा फेंकेगी यानी ऊष्मा निकालेगी, और जब ऊष्मा निकलती है दोस्तों तो डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव में आती है। इसको मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में बताया था 11th में। तो चलिए डेल्टा एच की वैल्यू दोस्तों, जब डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो, -20 किलो जूल पर मोल के आसपास हो। ठीक है, -20 किलो जूल पर मोल। माइनस को छोड़ दीजिए, माइनस का मतलब क्या है, ये ऊष्मा निकाल रही है। तो 20 किलो जूल पर मोल अगर डेल्टा एच है तो इसका मतलब ये कि वो क्या होगा, भौतिक है। यानी इससे कम हो या इतना हो तो वो होता भौतिक। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू -40 किलो जूल पर मोल से अधिक हो, मतलब कि माइनस को छोड़ दीजिए, 40 से अधिक होगी तो क्या होगी भैया, केमिकल होगी। अब बात आती है अगर बीच में हो तो उसमें कुछ रासायनिक भी होगा, कुछ भौतिक भी होगा। क्लियर? बहुत सिंपल है। तो इसमें कभी कभी आ जाता है परीक्षा में, आपके बोर्ड परीक्षा में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एडजॉर्प्शन एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बीच क्या अंतर है, ये आ जाता है। तो इसको आप बेहतरीन ढंग से लिख लेंगे, बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है। अगर कोई दिक्कत है, कहीं कोई समस्या आ रही है, मैं अगर फास्ट हूँ अगर थोड़ा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको और जो है इजी वे में, ठीक है, आपका पूरा का पूरा हेल्प करने का प्रयास करूँगा। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, या जिसे कहते हैं अधिशोषण की ऊष्मा। क्या कहते हैं? अधिशोषण की ऊष्मा। जी हाँ, अधिशोषण की ऊष्मा क्या होती है यार? तो देखिए ध्यान सुनिएगा, 1 मोल अधिशोष के अणु, 1 मोल अधिशोष के अणु को अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होने में जो निकली यानी उत्सर्जित ऊष्मा है उसे ही क्या बोलते हैं, अधिशोषण की ऊष्मा। 1 मोल अधिशोष के अणुओं को अधिशोषक की सतह में अधिशोषित होने में जो ऊष्मा निकलती है उसे ही क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन या अधिशोषण की ऊष्मा। क्लियर? आगे देखिए, ये 1 नंबर में आ सकता है तो आप ऐसे छाप दीजिएगा। आगे देखिए, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग टू एडजॉर्प्शन, कौन कौन से कारक हैं जो अधिशोषण को प्रभावित करते हैं, तो फटाफट मैं स्लाइड के माध्यम से आपको बताता हूं। सबसे पहले अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले नंबर 1 पर हम लेंगे टेम्परेचर, जो पहला खुराफात है, मतलब कि टेम्परेचर, ताप जिसे बोलते हैं आप। तो ताप क्या होता है, ये एडजॉर्प्शन को प्रभावित करने वाला पहला कारक के रूप में मैंने लिया। तो ताप प्रभावित करता है एडजॉर्प्शन को। कैसे प्रभावित करता है? जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि ये ऊष्मा छेपी प्रक्रम है। तो जब ऊष्मा निकालेगा यार तो अधिशोषण जो होगा, ध्यान से देखिएगा, अधिशोषण वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा टेम्परेचर के। ताप को बढ़ाएंगे तो अधिशोषण क्या होगा, घट जाएगा। अधिशोषण क्या होगा, घट जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है? अधिशोषण घट जाएगा, यानी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अधिशोषण घटेगा। राइट? अब अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे A + B मेक C + हीट, ये कोई प्रक्रम है। हाँ, अब यहाँ हीट निकल रही है यार, लासातेलिये नियम आपने पढ़ाई है, ठीक है। लासातेलिये नियम, हालांकि ये उत्क्रमणीय होना चाहिए यहाँ पे। तो लासातेलिये नियम में आपने क्या देखा था कि जब ऊष्मा निकलती है तो साम्य अवस्था उधर विस्थापित होती है, इधर ताप का प्रभाव कम हो। तो ताप
अब अगर आप यहाँ देख रहे हैं ताप ऑलरेडी है और यहाँ आप ऊपर से यहाँ पर और ताप दिए पड़े हैं, तो रिएक्शन किधर जाएगा? पीछे की ओर, यानी अधिशोषण नहीं होगा, अधिशोषण घट जाएगा। समझ में आया बात? तो यहाँ अधिशोषण क्या होगा? 1/T प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या है यार? दूसरा है प्रेशर। प्रेशर जब दाब बढ़ाएंगे, है ना, दाब जब आप बढ़ाएंगे तो अधिशोषक के अणु पास होंगे तो उनका अधिशोषण अधिक होगा, यानी अधिशोषण जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? अधिशोषण जो है वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल। क्या होगा भाई? ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? पी के, यानी दाब को बढ़ाएंगे तो प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। अच्छा, अगर द्रव में है यानी घुलनशील अणु है ना, तो प्रेशर को हम एज ए कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं, सांद्रण। ठीक है, यानी सांद्रता को बढ़ाएंगे तो अधिशोषण अधिक होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला जो है भाई वो है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। ये तो अतुलनीय चीज है, इसकी तो कोई बातें नहीं। नेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अधिशोषक के अणुओं का प्रकृति क्या है। हर पदार्थ का, हर आदमी का अपना अपना नेचर होता है। तो किसी का नेचर हो सकता है वो ज़्यादा अधिशोषित होने वाला हो। हाँ, इसी प्रकार जो ये अधिशोषक है, अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोषक किस प्रकार का है, उसका नेचर कैसा है, तो नेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आगे देखिए, अगला है भाई सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल जितने ज़्यादा होगा अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। तो देयर आर 5 फैक्टर्स विच आर लुकिंग इन द स्लाइड, 5 फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग टू द एडजॉर्प्शन। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं अधिशोषण समतापी, या जिसे आप बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ठीक है, क्या होता है ये? तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ थर्म्स को आप रिलेट करिए थर्मल, यानी टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर क्या हो? नियत हो, है ना। टेम्परेचर क्या हो? नियत हो। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर x/m, यानी अधिशोषण की सीमा, ध्यान दीजिएगा, x/m क्या होता है? अधिशोषण की सीमा। तो अधिशोषण की सीमा, और फिर अगली चीज, जब टेम्परेचर अपना नियत हो गया तो अगली चीज बचता है प्रेशर, यानी दाब। तो अधिशोषण की सीमा और दाब के बीच जो ग्राफ प्राप्त होता है, जो प्लॉट आपको प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। क्लियर है? अब देखिए, जो x/m है, यह है क्या? x क्या है? x है अधिशोष की मात्रा और m है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी अधिशोषक का द्रव्यमान। ठीक है, तो x/m ये आपका y एक्सिस पर हो जाएगा, जिसे आप अधिशोषण की सीमा कहते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा? प्रेशर, यानी दाब, यानी x/m वर्सेस प्रेशर जो आपको प्लॉट प्राप्त होगा वही क्या होगा? आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे। और ठीक इसी तरह एक वर्ड और है मिलता जुलता, जिसे आप बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार। इसको समझ लेते हैं। तो एडजॉर्प्शन आइसोबार का अभिप्राय आप किससे लें? प्रेशर से, यानी दाब क्या हो? नियत हो। तो उस समय x/m यानी अधिशोषण की सीमा वर्सेस टेम्परेचर बचा ना, तो टेम्परेचर के बीच जो खींचा गया ग्राफ होगा, प्राप्त किया गया जो ग्राफ होगा, वो क्या कहलाएगा? एडजॉर्प्शन आइसोबार। इसी प्रकार लगे हाथ एक चीज और देख लीजिए, एक वर्ड है ये एडजॉर्प्शन आइसोटियर। जब आपका x/m क्या हो? कांस्टेंट हो, है ना, नियत हो, उस समय टेम्परेचर और यानी वर्सेस क्या? प्रेशर, इसके बीच जो खींचा गया ग्राफ होगा वो कहलाएगा एडजॉर्प्शन आइसोटियर। ओके, तो एडजॉर्प्शन आइसोटियर ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स कितने प्रकार का है। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, फ्रेंडलिक ने जो दिया था, और एक लैंगम्यूर का है, जिसे आपको इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ना है, आपको केवल फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी पढ़ना है। तो आइए देखते हैं फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। तो फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, जो ये फ्रेंडलिक वाला है, फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी जो है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो अधिशोषण समतापी है फ्रेंडलिक का, उसमें क्या होता है? y एक्सिस पर x/m होता है, यानी अधिशोषण की सीमा, और इस एक्सिस पर होता है दोस्तों क्या? प्रेशर,
यानी दाब होता है। अधिशोषण की सीमा और दाब के बीच खींचा गया जो ग्राफ होगा वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, देख लीजिए। मान लेते हैं हम कि ये जो टेम्परेचर है ये T1 है जो कि फिक्स है। इस फिक्स टेम्परेचर T1 पर जो अधिशोषण की सीमा और दाब के बीच ग्राफ प्राप्त हुआ, ये जो यस के आकार का इस प्रकार का है। अब एक दूसरा टेम्परेचर हम फिक्स करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम T2 टेम्परेचर कोई लेते हैं और उस पर ग्राफ अगर देखते हैं तो वो भी इसी प्रकार का सेम ऐसे ही ये आपको एक ऐसे ग्राफ प्राप्त हो सकता है। फिर इसी प्रकार जैसे और हम लें तो उसमें क्या होगा भाई, ये ग्राफ आपको मिल जाएगा T3 टेम्परेचर जो फिक्स टेम्परेचर है उस पर x/m वर्सेस दाब के बीच जो ग्राफ है वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसको अगर आप ध्यान से देखें, मैंने तीन ग्राफ आपको दिखाए, इनको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें देखिए आप एक चीज ये पाएंगे, यहाँ पर से इस पार्ट को अगर हम अलग करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो है जैसे जैसे हम ये प्रेशर इधर बढ़ रहा है ना, तो जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अधिशोषण की सीमा क्या हो रही, बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक ये पार्ट मैं कर लेता हूँ, ये इस लाइन के इधर ले लीजिए। तो इधर जो है अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ से हम अगर प्रेशर इधर बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, यानी ये ग्राफ उठ नहीं रहा है, ये पैरेलल लगभग हो गया है, किसके एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया है, यानी दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इस ग्राफ का एनालिसिस करें, इसका विश्लेषण करें तो एट वेरी लो प्रेशर हम क्या पाते हैं, यानी जब कम दाब होता है, दाब हमारा क्या होता है, न्यून दाब होता है। तो न्यून दाब पर क्या होता है, जो अधिशोषण की सीमा x/m है वो प्रोपोर्शनल किसके है, P के। यानी जैसे जैसे हम P को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा अधिशोषण की सीमा सीधे बढ़ता जाता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। अगर हम अधिक दाब ले लेते हैं यार, बहुत ज़्यादा दाब, अधिक दाब पर, तो अधिक दाब यानी इस सेक्शन की बात को अगर हम कंसीडर करें तो इसमें हम क्या पाते हैं कि जो अधिशोषण की सीमा है वो क्या है, दाब को बढ़ाने से बढ़ नहीं रही है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं लगभग नियत है, तो यानी प्रोपोर्शनल टू हम कर सकते हैं P⁻0, यानी P की घात 0 के अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पर अगर आप प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यानी इससे आपका मतलब निकल रहा है कि बहुत अधिक दाब पर जब हम दाब को बढ़ाते हैं और बढ़ाते जाते हैं तो अधिशोषण की सीमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बट मॉडरेट रेट ऑफ प्रेशर, अगर हम ना तो बहुत न्यून दाब पर हों और ना बहुत ही अधिक दाब पर हों, यानी मध्यम स्तर का अगर दाब है तो उस स्तर पर क्या होगा, मध्यवर्ती दाब कंडीशन पर क्या होगा, तो मध्यवर्ती दाब की दशा पर x/m क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा P पावर भाई 1 से कम होगा और 0 से अधिक होगा। इसको आप क्लियर कर लीजिए, x/m सीधे P के प्रोपोर्शनल आ रहा है यहाँ पर, जब कम दाब है, यानी दाब को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अधिशोषण की सीमा बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अधिक सेक्शन में दाब बढ़ाने पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो मध्यवर्ती दाब पर क्या होगा भाई, यहाँ P की जो घात है वो 1 से कम होगी और 0 से अधिक होगी, यानी भिन्न में होगी। भाई अगर कोई संख्या 0 से 1 के बीच में है तो भिन्न के रूप में होगी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1/n, अंडरस्टैंड। तो यहाँ मध्यवर्ती दाब पर देखिए आप लोगों ने विश्लेषण किया तो क्या निकला, अपना ये आपका संबंध प्राप्त होता है कि x/m जो है वो P की घात 1/n के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अगर x/m इज इक्वल टू लिखेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, नहीं आएगा, बताइए आप लोग, आएगा। जी हाँ, अगर वो कांस्टेंट k है तो क्या हो जाएगा, P⁻1/n, राइट, ये हो जाएगा। अब देखते हैं, थोड़ा सा मैं एक पेज अलग ले लेता हूं। आप यहां पर देखिए क्या प्राप्त हुआ, x/m इज इक्वल टू प्राप्त हुआ k इंटू P⁻1/n, राइट, यही प्राप्त हुआ ना। अब देखिए अगर हम यहां पर क्या करें, दोनों पक्षों का लाग ले लें तो लाग लेने पर क्या हो जाएगा, लाग x/m इज इक्वल टू लाग k इंटू P⁻1/n होगा कि नहीं होगा।
अब यहाँ देखिए लाग प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए और हम चल रहे हैं उस यात्रा में कि हमें लाग के फॉर्म में किस प्रकार के समीकरण का स्वरूप प्राप्त होगा। तो लाग एक्स बाई एम इज इक्वल टू हो जाएगा लाग के प्लस लाग पी पावर 1 बाई एन, राइट। देखिए यहाँ लाग प्रॉपर्टी आपने लगाया तो ये चीज ऐसे हो गया। अब देखिए लाग एक्स बाई एम ज्यों का त्यों तो इज इक्वल टू क्या होगा लाग के ज्यों का त्यों प्लस यहाँ पर लाग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये जो घात है पहले आ जाएगी तो 1 बाई एन इंटू लाग क्या हो जाएगा पी। ओके, थोड़ा इसको अगर हम ऐसे रख लें, थोड़ा इसको इधर कर लें और इसको इधर कर लें तो क्या होगा, अपना जो समीकरण का स्वरूप होगा लाग एक्स बाई एम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एन लाग पी प्लस लाग के। दोस्तों इसका क्या करिए, आप इसका जो निर्देशांक ज्यामिति गणित वाला जो पोर्शन है उसमें आपने प्रवणता का सूत्र पढ़ा होगा, उससे क्या करिए इसका आप कंपैरिजन कर लीजिए। तो कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे क्या, y बराबर क्या है mx प्लस सी, ये होता है ना। तो अब देखिए x क्या है, x है आपका लाग p है, x से आप लाग p को मैच कर लीजिए, c को क्या ये आप ये लाग के हो गया और y क्या हो गया ये है ना, और m की वैल्यू m जो प्रवणता होता है, प्रवणता क्या है 1 बाई n। थोड़ा इस सूत्र को मैं अगले पेज पर लिख लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से मैं समझा सकूं और इसको y बराबर mx प्लस सी के हिसाब से किस प्रकार से प्लाट प्राप्त होगा, कैसे आपको ग्राफ मिलेगा, तो उसको मैं और समझा सकूं। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे के पेज पर ले चलता हूं। तो ये मैंने क्या लिखा, यही सूत्र था ना, लाग एक्स बाई एम इज इक्वल टू 1 बाई एन लाग पी प्लस लाग के। तो देखिए भाई, अगर आप इसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, चूंकि आपने इसको तुलना किया y बराबर mx प्लस सी, इससे तुलना किया ना, तो m आपकी जो प्रवणता है वो 1 बाई एन है और x पर कौन जाएगा लाग p, यानी x एक्सिस पर कौन हो जाएगा लाग p हो जाएगा और y एक्सिस पर क्या हो जाएगा लाग x बाई m हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को ग्राफ कैसे मिलेगा दोस्त, अपने को ग्राफ यूं मिलेगा सीधा, ये लिनियर आपको ग्राफ मिलेगा। अब ये जो एरिया है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका इंटरसेप्ट होगा, यानी सी जो है ना वो इंटरसेप्ट वो क्या होगा लाग के होगा। और अगर हम बात करें यम कहाँ होगा, तो यम इसका जो ढलान है, इसका जो स्लोप है, जैसे ये अगर हम यहाँ पर बात करें, ये थीटा जो है, ये जो कोण है ये क्या होगा भाई, ये m होगा, है ना, यही प्रवणता होगी जो कि क्या होगी 1 बाई एन को ये रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो इस प्रकार से, और जैसे आप इसको यहाँ से मिला दें तो आपका ये ऐसे हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लाग एक्स बाई एम इज इक्वल टू 1 बाई एन लाग पी प्लस लाग के, ये आपको इस प्रकार से ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। अब देखिए इस सूत्र की सहायता से थोड़ा सा मैं आपको और एनालिसिस कराता हूं, आप अपना थोड़ा सा माइंड मेकअप करिए, इस तरह से इसको समझिए कि जो पूरी थीम है इसकी वो क्लियर हो जाए। तो देखिए अगर हम क्या करें, 1 बाई एन को 0 मान लें, क्या मान लें, प्रवणता है ही नहीं है, क्या है प्रवणता जो है ये जो थीटा है ये, इसको हम क्या मान लें 0। अगर 1 बाई एन क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है, 1 बाई एन क्या हो जाए 0, यदि 1 बाई एन इज इक्वल टू क्या हो जाए 0, तो क्या होगा भाई, देखिए आप लाग एक्स बाई एम इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए 1 बाई एन 0 हो गया तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो बराबर आ जाएगा लाग के, है ना। अब दोनों तरफ राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ क्या है लाग है, लाग से लाग कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा एक्स बाई एम इज इक्वल टू आ जाएगा के क्या है कांस्टेंट है, यानी अगर 1 बाई एन 0 है इसका मतलब ये है कि अधिशोषण की सीमा वो नियत रहेगी, चाहे आप जितना दाब बढ़ाओ, है ना,
चाहे आप दाब को जितना आप बढ़ा लो, log p की वैल्यू को चाहे जितना आगे ले जाओ, क्या होगा, x/m नियत होगा। राइट, विश्लेषण में ये क्लियर हो रहा ना, एनालिसिस समझ में आ रही है बात। अब जैसे मान लीजिए हम 1/n को क्या मानते हैं, 1 मान लें, हैं, तो क्या होगा, तो देखिए अगर 1 मानते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, log x/m इज इक्वल टू 1 हुआ। 1 का मतलब क्या हुआ, log p हुआ, है ना, log p हुआ। और भाई 1 का मल्टीप्लाई तो log p प्लस log k हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको इकट्ठा लिखें तो क्या हो जाएगा, log x/m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log k इंटू p, ऐसे लिख सकते हैं, है ना भाई। k ये हुआ log प्रॉपर्टी होती है ना, log m प्लस n इज इक्वल टू log m इंटू n, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब log से log क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आया, log x/m इज इक्वल टू k इंटू p, ये आया। अब अगर हम k को कांस्टेंट मान रहे हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि x प्रोपोर्शनल टू क्या, p। राइट, p की 1 पावर की क्या होगा, प्रोपोर्शनल, यानी दाब को आप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की सीमा भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से यहाँ आप गणितीय विश्लेषण करके और तथ्यों को और अच्छे से समझ पाए होंगे, ऐसा विश्वास है। ठीक है, तो आप देखिए और आगे अगर हम बात करें एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस यानी विलयन से अधिशोषण। अगर हमारा जो है विलयन से अधिशोषण हो रहा तो उस समय क्या होगा, x/m प्रोपोर्शनल होगा p की जगह क्या हो जाएगा, c⁻1/n, c होगा क्या, सांद्रण। भाई चूंकि आपको हम पहले भी बताए हैं कि गैसीय अणुओं में जिस प्रकार से दाब काम करता है वैसे ही घुलनशील अणुओं में सांद्रता काम करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। राइट, अब उस समय अगर आप निकालेंगे तो x/m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k⁻1/n। तो इसको आप यूज कर सकते हैं किन केस में, विलयनों के अधिशोषण से संबंध में। राइट, ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण का अनुप्रयोग, अधिशोषण के अनुप्रयोग। तो एक एक बिंदु को लेने वाले हैं, आप नोट कर लीजिएगा इन चीज़ों को कहीं पर। तो यहाँ हम इस स्लाइड में 2 बिंदु ले रहे हैं। पहला है इन गैस मास्क यानी गैस मास्क में अधिशोषण का अनुप्रयोग है, और दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम यानी उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। तो गैस मास्क में और उच्च निर्वात उत्पन्न करने में अधिशोषण का किस प्रकार से अनुप्रयोग है, एक ये इमेज देख लीजिए। ये गैस मास्क, ये जो व्यक्ति है ये इस प्रकार से गैस मास्क लगाए हुए है। ये गैस मास्क कौन लगाते हैं, एक्चुअली जो हम लोग इन दिनों कोरोना के कारण मास्क लगाते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। ये गैस मास्क इस प्रकार का होता है दोस्तों। गैस मास्क जो कोल माइंस होते हैं यानी कोयले की जो खदान होती हैं, उस कोयले की खदानों में जो मजदूर नीचे जाते हैं तो दीवालों को जैसे ड्रिल करना है, छेदना है, या फिर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन करना है, तो उसके लिए ये जो लेबर होते हैं या जो खदान में काम करने वाले कर्मी होते हैं वो इस मास्क को लगाकर नीचे जाते हैं खदान में। चूँकि बहुत गहराई में जाना होता है और वहाँ विभिन्न प्रकार की जो जहरीली गैसें होती हैं उनके रिसाव का खतरा ऑलरेडी बना रहता है। तो अगर इस मास्क का उपयोग अगर वे नहीं करेंगे और बिना मास्क के अगर जाते हैं तो ये जो विषैली गैसें हैं इनके इनहेलिंग से, इनको जब सांस के रूप में वो कर्मी या जो भी व्यक्ति है वो सांस के रूप में लेगा तो उसके रिस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को वो प्रभावित करेगा, उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस रिस्क से बचने के लिए इस गैस मास्क का यूज किया जाता है। और इस गैस मास्क में जो ये देखिए ये जो जगह है ये यहाँ से जो गैसें हैं वो इंटर होती हैं, हवा जो है वो प्रवेश करती है, यहाँ से प्रवेश करती है, और जो भी उसमें जहरीले तत्व होते हैं वो यहीं पर सक्रियत चारकोल या एक्टिव चारकोल होता है, वो एक्टिव चारकोल उसको क्या करता है, अधिशोषित कर लेता है और व्यक्ति के ब्रीदिंग में उस गैस को
पहले ही रोक लेता है, जाने नहीं देता है। इस प्रकार से ये जो गैस मास्क है उसमें अधिशोषण का एक अनुप्रयोग है, जिसके वजह से मानव सुरक्षा या फिर कर्मचारी सुरक्षा हो पाती है। अब हम दूसरे बिंदु की ओर आते हैं, जो कि है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में अधिशोषण का अनुप्रयोग है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हमें उच्च निर्वात उत्पन्न करना होता है तो विभिन्न प्रकार के अधिशोषकों का हम उपयोग करते हैं। जैसे हम ये एक अधिशोषक ले रहे हैं, ये है आपका चारकोल यानी कोयला है लकड़ी का, या ये कह लीजिए कि लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त ये चारकोल है। चारकोल क्या है, ये चारकोल है साथियों। ये चारकोल क्या करता है, जो वातावरण में उपस्थित ये मान लीजिए गैस के विभिन्न अणु हैं, ये तमाम अणु हैं इस प्रकार से गैस के, तो ये अणु को क्या करता है, अपनी सतह पर एब्जॉर्ब कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, तो जब ये इस प्रकार से गैस के अणुओं को अपनी सतह पर अधिशोषित करता है तो होता क्या है कि आसपास गैसों का जो दबाव है वो कम हो जाता है। यही तो है, जैसे कि हमें किसी, ये मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में हमें उच्च निर्वात उत्पन्न करना है तो हम थोड़ा सा इसमें एक्टिव चारकोल मिला देते हैं, और जब एक्टिव चारकोल इसमें डाल देते हैं तो होता यह है कि जो भी गैसियस मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं, वे सब क्या होते हैं, इसकी सतह पर, इस एडजॉर्बेंट की सतह पर एडजॉर्ब हो जाते हैं और हम उच्च निर्वात उत्पन्न करने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, पहला जो पॉइंट हुआ कि कोयले के खदानों में गैस मास्क का उपयोग, वो भी अधिशोषण का अनुप्रयोग है। और दूसरा, अगर किसी जगह उच्च निर्वात उत्पन्न करना है तो उसमें भी हम अधिशोषण का अनुप्रयोग करते हैं। आगे आते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड में आप ये देख रहे हैं कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, विषमांगी उत्प्रेरण। जी हाँ, विषमांगी उत्प्रेरण में भी क्या है, अधिशोषण का अनुप्रयोग किया जाता है। थोड़ा मैं आपको इसे बता दूं, विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। विषमांगी उत्प्रेरण, जब अभिकारक और उत्प्रेरक, ध्यान देना, जब अभिकारक और उत्प्रेरक, ये क्या है भाई, अभिकारक, और ये क्या है, उत्प्रेरक, जब ये दोनों भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं में होते हैं, जैसे अभिकारक गैस प्रावस्था में हो गए तो उत्प्रेरक क्या हो, ठोस प्रावस्था में हो। तो जब ये भिन्न भिन्न प्रावस्था में होते हैं तो यहाँ पर जो ये उत्प्रेरण है इसे बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। ये है भैया हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण का फिगर। तो अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, N2+3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, यानी लोहे की उपस्थिति में ये बनाता है अमोनिया, राइट। और यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक यमो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्प्रेरक Fe है। Fe क्या है भैया, ठोस है, ठीक है ना। और ये N2 भी आपका गैस है और H2 भी क्या है भाई, गैस है। तो यहाँ पर अभिकारक गैस है और जो आपका उत्प्रेरक है वो ठोस है। तो यहाँ होता क्या, एक्चुअली ठोस की सतह पर जो अभिकारक के अणु हैं वे अधिशोषित हो जाते हैं और वहाँ पर सांद्रण को बढ़ा देते। जैसे ये ठोस की सतह हो गई, लोहा हो गया, इसकी सतह हो गई, तो इसकी सतह पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अणु क्या होते हैं, अधिशोषित होकर सतह पर सांद्रण को बढ़ाते हैं। और जब सांद्रता बढ़ती है तो होता क्या है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ये पॉजिटिव कैटालिसिस का जो है एग्जाम्पल या रोल यहाँ पर अदा कर पाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में भी क्या है, अधिशोषण का अनुप्रयोग है। समझ में आई बात ना। तो ये एक आपका तीसरा जो अधिशोषण के अनुप्रयोग में मैंने पॉइंट लिया, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस या विषमांगी उत्प्रेरण, इसमें भी अधिशोषण का अनुप्रयोग होता है। अधिशोषण होगा तभी जो है क्या होगा, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी और अभिक्रिया की दर बढ़ पाएगी। अगला जो नंबर है भैया, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशन। जो विलयन होते हैं, विलयन से जो रंगीन पदार्थ है उनको रिमूव करना भी अधिशोषण से संभव हो पाता। अधिशोषण का यहाँ अनुप्रयोग करते हैं। थोड़ा मैं आपको एक बात बताता हूँ, उससे आप इसको कोरिलेट करके चलिए। जैसे आप देखते हैं जो आपकी चीनी होती है, चीनी वो ट्रांसपेरेंट होती है, पूरी तरीके से पारदर्शी होती है। चीनी क्या होती है, पूरी तरीके से पारदर्शी होती है, उसके आर पार आप देख सकते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट होती है। लेकिन चीनी बनती किससे है,
वो गन्ने के रस से बनती है, और गन्ने के रस को जब गर्म किया जाता है तो गुड़ बनता है। गुड़ देखिए किस प्रकार का होता है, ये भूरा होता है, भूरे कलर का होता है, लगभग लाल भूरे रंग का। और ये भूरे रंग को हटा करके ही हम क्या करते हैं, चीनी बना पाते। जैसे देखिए ये एक बीकर है, इस बीकर में ब्लू कलर की एक इंक है। अगर हम इसमें कोई ऐसा एडजार्बेंट मिला दें जो कलर पिगमेंट को क्या करे, एडजार्ब कर ले, तो एडजार्ब करने के बाद ये जो ब्लू कलर है इसका वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये देखिए, ये इस बीकर में देखिए, ये जो आपका ब्लू इंक है, ये ब्लू इंक किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट हो गया, ड्यू टू यूज ऑफ एडजार्बेंट। ड्यू टू यूज ऑफ एडजार्बेंट, अधिशोषक के उपयोग के कारण क्या हुआ, हम इस कलर्ड मटेरियल को क्या किए, कलरलेस में चेंज कर दिए। तो इसमें भी क्या होता है भैया, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर में भी हम क्या करते हैं, अधिशोषण का अनुप्रयोग करते हैं। तो देखिए भाई, ये 5वां नंबर कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता नियंत्रण। आर्द्रता नियंत्रण, आर्द्रता नियंत्रण हो गया। आर्द्रता का नियंत्रण यानी आर्द्रता का मतलब आप समझ रहे होंगे, नमी। नमी को कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है, तो उसमें भी अधिशोषण का अनुप्रयोग होता है। और ये अगला नंबर है भैया, इन क्यूरिंग डिसीज यानी बीमारियों के उपचार में भी अधिशोषण का अनुप्रयोग होता है। किस प्रकार से, थोड़ा इसको समझ लीजिए। जैसे देखिए, ये आर्द्रता का नियंत्रण करने के लिए आप इन प्रकार के चीज़ों को जरूर देखे होंगे। बताइए आपने कहाँ देखा, कमेंट करिए। इस प्रकार की चीज़ों को आपने कहीं देखा है, बताइए। जी हाँ, देखिए जैसे आप कोई लैपटॉप लेते हैं नया चीज़, या जैसे मान लीजिए कोई बर्तन लेते हैं आप, तो बर्तन में क्या होता है, अगर वो बढ़िया क्वालिटी का बढ़िया ब्रांडेड चीज़ है तो उसमें क्या होगा कि इस तरह की पुड़िया अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसमें एक्चुअली होता क्या है, सिलिका जेल है ये है सिलिका जेल, एक एडजार्बेंट है। ये क्या करता है, आसपास जो मौजूद नमी होती है उसको अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। ये देखिए, ये जैसे पुड़िया, इसको आप फाड़ेंगे तो इसमें इस प्रकार की गोलियां निकलेंगी, और इन गोलियों की एक खासियत है कि जो आसपास वातावरण में उपस्थित नमी है या आर्द्रता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जैसे लैपटॉप है तो लैपटॉप खराब होने से बचेगा, नमी अगर जैसे वहाँ है तो कोई दिक्कत ना होने पाए। जैसे बर्तन है तो बर्तन में रस्टिंग ना हो। रस्टिंग माने भाई, रस्टिंग का मतलब जंग लगना, तो जंग उस पर ना लगे। जैसे लोहे की ही चीज़ है कोई, तो उस पर जंग ना लगे। तो अगर जैसे जंग लगने की कोई संभावना, तो उसमें हम इसको जो है रख देते हैं। तो इसको रखने से होता यह है कि नमी जो है वहाँ पर नहीं होने पाती और उसकी सुरक्षा हो पाती है। तो कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी में सिलिका जेल का हम लोग उपयोग करते हैं, या एल्यूमिना जेल, एल्यूमिना L2O3 उसका जेल है, तो वो भी जो है यूज में आता है। देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें भाई, जैसे आप यहाँ पर बात कर रहे हैं सिलिका जेल की, SiO2 जेल की बात कर रहे हैं, तो ये एब्जॉर्बेंट है। लेकिन अगर हम CaCl2 ले लें तो ये क्या है, एब्जॉर्बेंट है, यानी ये अवशोषक है और ये अधिशोषक है। अवशोषक में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए CaCl2 अगर हम लेते हैं तो CaCl2 भी क्या करता है, नमी को सोखता है, लेकिन वो सोख करके उसके सतह से होकर अंदर चला जाता है, बल्क एरिया में चला जाता है, यानी ये गीला हो जाएगा, CaCl2 गीला हो जाएगा। लेकिन जो SiO2 होगा या सिलिका जेल होगा तो इसमें क्या होगा, इसकी सतह पर ही नमी रहती है, अंदर ये सूखा का सूखा रहेगा। तो ये हो गया आपका कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी में भी अधिशोषण का अनुप्रयोग, राइट। अगला क्यूरिंग डिसीज, बीमारियों के इलाज में होता क्या है, हम बहुत सारी बीमारियों के इलाज में ड्रग लेते हैं। ड्रग से अभिप्राय आप समझिएगा मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन जब लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको हम ओरली लेते हैं, तो उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी माइक्रोजेम्स हो जिनके कारण रोग उत्पन्न होता है, तो ऐसे पैथोजेंस को ये क्या करते हैं, अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। जैसे कि हमने इसको खाया, ये मान लीजिए ये आपका क्या है, ड्रग है, ये ड्रग है, ड्रग मॉलिक्यूल है। तो ड्रग मॉलिक्यूल में क्या होगा कि जो हमारे शरीर में उपस्थित पैथोजेंस हैं जिनके कारण बीमारी है, तो वो पैथोजेंस क्या होते हैं,
इन ड्रग के मॉलिक्यूल्स के ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ये जैसे ये चिपक गया, ये चिपक गया, है ना, समझ रहे हैं बात को, जैसे ये चिपक गया, ये सब क्या होता है, चिपक जाता है। जो हमारा ब्लड होता है तो उसमें से ये जो पैथोजेंस की कंसंट्रेशन है वो घट जाती है, कम हो जाती है भाई। जब ये चिपक गया, चिपक करके भाई ये बाई यूरिन, बाई एक्सक्रीटरी सिस्टम ये हमारे शरीर से बाहर निकल गए, तो होता क्या है, जब इनकी सांद्रता घट जाती है भाई, तो जो है हमारा शरीर बीमारी से निजात पा लेता है। तो क्यूरिंग डिसीज में भी हम बहुत सारे अधिशोषकों का उपयोग करते हैं, यहाँ भी अधिशोषण का अनुप्रयोग होता है। ओके, अब आइए आगे और कौन से उपयोग होते हैं। नंबर 7 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी जिसे आप क्या कहते हैं, वर्ण लेखन। जी हाँ, इसको आप बोलते हैं वर्ण लेखन, हिंदी में कहते हैं। एक्चुअली जब शोधन की सामान्य विधियां क्या होती हैं, फेल हो जाती हैं, समझिएगा। जब शोधन की सामान्य विधियां, जैसे कि मान लीजिए आसवन है या और कोई भौतिक तरीका है जिससे कि हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण को अलग अलग कर रहे हैं, तो वहाँ जब वे फेल हो जाती हैं तो दोस्तों फिर क्रोमैटोग्राफी का सहारा लिया जाता है। और दोस्तों क्रोमैटोग्राफी आज के समय में बहुत प्रकार की हो गई है, इसका जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक हो गया है। जैसे एक होता कॉलम क्रोमैटोग्राफी, एक होता थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, एक पेपर क्रोमैटोग्राफी, बहुत सारी क्रोमैटोग्राफी होती हैं। तो एक जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाना चाहूँगा, ये है एक पेपर जो एक विशेष प्रकार के एडजार्बेंट से बनाया गया है। अब यहाँ पर ये जो है देखिए, इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, ये है मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, द्रवों का मिश्रण है। ये है भाई मिक्सचर, राइट। अब इस मिक्सचर में होता क्या है, जितने भी कंपोनेंट हैं, सपोज दैट 4 कंपोनेंट हैं, ए, बी, सी और डी, तो 4 कंपोनेंट है, तो चारों कंपोनेंट की जो अधिशोषण की सीमा होगी वो अलग अलग होगी, जो उनके अधिशोषण की दर होगी वो अलग अलग होगी। हो सकता है कोई बहुत तेजी से अधिशोषित हो, कोई धीरे धीरे अधिशोषित हो, राइट। अब देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, ये हमने पेपर को इसमें डिप किया, डुबोया। इस ब्लू कलर का जो आपको मटेरियल दिख रहा है, ये कई चीज़ों का मिश्रण है। तो इसमें जब हम पेपर को डुबोएंगे तो उससे होगा क्या कि भिन्न भिन्न जो यहाँ पर उपस्थित कंपोनेंट हैं, घटक हैं, वो भिन्न भिन्न रेट से यहाँ अधिशोषित होंगे और ऊपर की ओर चलेंगे। अब जैसे देखिए, यहाँ पर ये कलर यहीं पर रुक गया, ये यहाँ है, और ये कलर जो है देखिए यहाँ आ गया, रेड कलर, और ये यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से जब हम पदार्थों को सेपरेट करते हैं, द्रवों को पृथक्कृत करते हैं, तो इस टेक्निक को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। और ये क्रोमैटोग्राफी भी दोस्तों बेस्ड है किस पर, अधिशोषण पर। बात समझ में आ रही ना, ये प्रक्रिया भी अधिशोषण पर आधारित है, राइट। तो क्रोमैटोग्राफी में भी अधिशोषण का क्या हुआ भाई, अनुप्रयोग हुआ। देखिए, इन सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, जो अक्रिय गैसें होती हैं दोस्तों, अक्रिय गैसें, कौन सी गैसें, अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें कौन कौन सी हैं, वही शून्य वर्ग के तत्वों, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेडान, राइट ना। देखिए, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन और जिनान, ये सारी जो गैसें होती हैं जो शून्य वर्ग में हैं, ये इनर्ट गैसेस हैं। बेसिकली आप यहीं तक आ जाइए, ये क्रिप्टन तक। जिनान में तो कुछ अपवाद दिखने लगता है, जब मैं आपको शून्य वर्ग के तत्वों को पढ़ाऊंगा तो ये डिटेल में आपको बताऊंगा। तो यहाँ जो ये इनर्ट गैसेस हैं दोस्तों, इनको अगर हमें सेपरेट करना है, अलग करना, तो ये एक अलग चैलेंज होता है, क्योंकि जो रिएक्शन करने वाली गैसेस हैं उनको तो भाई विभिन्न प्रकार के अभिक्रियाओं के माध्यम से उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन जो अक्रिय गैसें हैं उनको हम कैसे सेपरेट करें, तो उसके लिए भी अधिशोषण के सिद्धांत का अनुप्रयोग करते हैं। देखिए, इस डायग्राम में आप देखिए, हाँ ये देखिए, इसमें लिखा भी ना, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, ये जैसे हमने विभिन्न गैसें ली और इन गैसों को हम इस प्रकार से इसमें इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के क्या कंटेनर में लिए जाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के अधिशोषक लिए जाएंगे। किसी की अधिशोषण की जो डिग्री होगी, डिग्री माने मात्रा, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, किसी की कुछ होगी, किसी की कुछ और होगी, किसी की कुछ और होगी। उस बेसिस पर क्या होगा
ये मिश्रण को हम अलग अलग कर पाएंगे। अंडरस्टैंड दोस्तों। अधिशोषण सूचक क्या होता है दोस्तों? कुछ ऐसे अवक्षेप होते हैं पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट, जिनकी सतह पर कुछ विशेष डाइज, जो विशेष रंग होते हैं, रंग डाइज, वे जो है अधिशोषित हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है इयोसिन। ये क्या है भाई? इयोसिन एक डाई है, और ये डाई जो है, ये कलर जो है ना, जैसे कि मान लीजिए सिल्वर हेलाइड हम ले लेते हैं कोई AgX, तो इनकी सतहों पर होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये सतह है AgX की, और इस पर हम क्या डाल दें? इयोसिन। इयोसिन अगर इस पर अप्लाई करते हैं तो होता यह है कि इयोसिन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो इयोसिन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में अपने को पता करना है कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, या प्रोडक्शन हो रहा नहीं हो रहा है। अब इयोसिन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी उसका कलर जो है वो गायब कर लेता है। तो इसका मतलब ये कि हमें एक सूचना मिल रही है इसके माध्यम से कि AgX यहाँ पर है। अगला है भाई फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि क्या होती है? ये सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है। एक सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि, लिसन टू मी, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की एक विधि है ना। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनके सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि का उपयोग करते हैं। और इस फेन प्लवन विधि के माध्यम से होता क्या है, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको तेल के अणुओं के ऊपर क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब करके और सतह के ऊपर लाया जाता है। थोड़ा इसको चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए यहाँ पर ये क्या किया गया, एक टब लिया गया, और इस टब में, ये आपका एक टब है, और इस टब में पानी भर करके और उस पीसे हुए अयस्क को, जो सल्फाइड अयस्क है, उसको इसमें डाल देते हैं। और डाल करके फिर क्या करते हैं, यहाँ पर एक ये पाइप लगा देते हैं इस प्रकार से। ये देखिए ये जो है ये पाइप है, इस प्रकार से लगा देते हैं। और इस पाइप में क्या करते हैं? एयर यानी वायु को जो है प्रवाहित करते हैं। और प्रवाहित करने के साथ साथ यहाँ पर देखिए कि ये पुलिया लगी हुई है। इस पुली के माध्यम से इसको घुमाया जाता, मथा जाता है। तो जब मथा जाता है तो होता क्या है, यहाँ पर जो पीसा हुआ अयस्क है पूरे जल में जो है मिक्स होता है। हाँ, एक चीज़ और, इसमें जो है वायु प्रवाहित किया गया, और साथ ही इसमें चीड़ का तेल, पाइन ऑयल, चीड़ का तेल या इकोलिप्टस का तेल, या एक चीज़ और होता है इसमें, पोटेशियम एथिल जैंथेड को इसमें मिला करके और ये वायु प्रवाहित किया जाता है। तो होता ये है भाई कि जो तेल होता है उस तेल में सल्फाइड अयस्क जो है भीग जाते हैं, और जो पानी होता है उसमें अशुद्धियाँ भीग जाती हैं। तो अशुद्धियाँ जो है यहाँ पर नीचे जमा हो जाती हैं जल में भीग करके, और जो हमारा सल्फाइड अयस्क है वो तेल के अणुओं के ऊपर चिपक करके और फेन के रूप में यहाँ पानी से कहाँ जाता है? ऊपर सतह पर आ जाता है। तो इस विधि को भैया फेन प्लवन विधि बोलते हैं। तो फेन प्लवन विधि में भी क्या है? अधिशोषण का अनुप्रयोग है। अंडरस्टैंड। नंबर 1 है भैया गैस मास्क, नंबर 2 है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, नंबर 3 है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, विषमांगी उत्प्रेरण। फिर अगला क्या है भैया? रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशन। रिमूवल यानी कि रंगीन पदार्थ को विलयन से हटाना। अगला है भैया कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का नियंत्रण। अगला है क्यूरिंग डिसीज, फिर क्रोमेटोग्राफी, और फिर उसके बाद अक्रिय गैसों के पृथक्करण में। फिर अगला है एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, और अगला और अंतिम है भैया फेन प्लवन विधि यानी फ्लोटेशन प्रोसेस। इन 10 बिंदुओं पर हम क्या किए हैं? अधिशोषण के अनुप्रयोग को एक्सप्लेन किए हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कल। थैंक यू।